हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम पढ़ चुके थे कल इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है एनवायरनमेंट और हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो तैयार हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, ये अपना एटमॉस्फेयर पहले वो देख लेते हैं। देयर आर कंसंट्रेटेड लेयर ऑफ एयर, मतलब हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। अब ऊपर जाएंगे तो ये लेयर बढ़ती जाएगी, तो इन सबको क्या बोला, एटमॉस्फेयर। एंड ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी। जैसे अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, जैसे अपने चारों तरफ है ट्रोपोस्फेयर है, इसमें गैसेस हैं, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर मिलेगी गैसेस की, तीसरी लेयर मिलेगी और ऐसे चौथी, फिर आगे एक्सोस्फेयर। इस तरीके से हमें लेयर्स मिलती हैं जो जिनकी डिफरेंट डेंसिटी होती है। द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट रीजन है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इन विच द ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अपन रह रहे हैं वही चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि जहाँ हम रह रहे हैं और हमारे चारों तरफ जो गैसेस का एनवायरनमेंट है वो किसके नाम से जाना जाता है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। मैं आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा सा डायग्राम लेके आई हूँ। देखिए, सबसे पहला अपना ट्रोपोस्फेयर, थोड़ा बड़ा देखिए, फिर अभी हम इसको नीचे कर लेंगे। ट्रोपोस्फेयर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर बादल भी हैं और ये पैरासूट भी उड़ रहा है, और यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, ट्रोपोस्फेयर। ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 0 किलोमीटर से लेके लगभग 10 किलोमीटर तक ये मिलेगा। ठीक है, कई बार 11 किलोमीटर भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं, हम जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता है ना, तो इसके अंदर टेम्परेचर कम हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर नीचे 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो लास्ट में जाके -56.5 ये पॉइंट है भाई, -56.5 रह जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही ये कॉमा नहीं लगाया है, ये पॉइंट है। ठीक है, समझ जाओ तुम। थोड़ा इसको तो नीचे कर देते हैं हम, ये तो हमने पढ़ लिया ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अंदर देखिए एरोप्लेन उड़ रहा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एरोप्लेन उड़ रहा है। इसकी देखिए जो दूरी है अर्थ से, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद ये शुरू होगा, तो 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, हमें स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेम्परेचर है कम होगा, इसके अंदर तो कम हो रहा था टेम्परेचर, इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। देखिए -56.5 था यहाँ पर -56.5 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। फिर मीसोस्फेयर के अंदर 50 से लेके 90 किलोमीटर तक ये मिलता है। अब इसके अंदर जैसे मिसाइलें चलती हैं अपनी, रॉकेट। ठीक है, और इसका टेम्परेचर वापस जैसे ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था ना कि हम हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, तो देखिए इसमें -2.5 से -86.5 तक पहुंच गया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर वापस टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, और ये कहाँ तक है अपना, 800 किलोमीटर तक है। बाद में आता है अपना एक्सोस्फेयर उसके बाद। तो एक्सोस्फेयर के अंदर देखिए यहाँ पर अपने जो रॉकेट्स होते हैं वो जा रहे हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक है, 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक। तो देखिए अपने एनवायरनमेंट की बात है
तो एनवायरनमेंट के अंदर देखिए अपन सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में हमारे कौन आएगा, ये दोनों, यहीं तक हम सीमित हैं। ह्यूमन तो इन सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ इन दोनों एनवायरनमेंट से होगी, तो इन दोनों में ही पॉल्यूशन जनरेट होगा और इन दोनों के बारे में ही हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए ट्रोपोस्फीयर कहाँ पर है, 0 to 11, ठीक है, 0 to 10 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई 10 लिखता है, कोई 11, ठीक है, और 11 to 50 है अपना स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ट्रोपोस्फीयर के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रोपोस्फीयर क्या है। ट्रोपोस्फीयर इज टर्बुलेंट डेंसिटी जोन कंटेनिंग एयर मच वाटर वेपर। इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी एयर्स हैं और क्या है, वाटर वेपर है एंड क्लाउड्स हैं, बादल है, दिखाए थे ना आप लोगों को, अभी वही चीज़ है। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, एक तो डाइनाइट्रोजन मतलब N2 और ऑक्सीजन और ओजोन और थोड़ा सा लिटिल वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। देखिए नेक्स्ट है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर देखिए किस तरीके से पॉल्यूशन जनरेट होगा वो देखेंगे। तो ट्रोपोस्फीयर के अंदर एक तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, मतलब गैसेस के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है वो देखेंगे। दूसरा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, मतलब पार्टिकल्स के द्वारा जो भी पॉल्यूशन होगा वो देखेंगे। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट के अंदर देखिए आता है एक तो हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर है ये, और सल्फर के ऑक्साइड SOX, सॉक्स। अब इसका SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। तो सल्फर इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी क्योंकि अपने एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड इन थर्मल प्लांट्स। अब जो सल्फर जनरेट हो रही है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, जो थर्मल प्लांट्स हैं उनके अंदर हम सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो हमारी सल्फर जनरेट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो देख लेते हैं। देखिए लो कंसंट्रेशन के अंदर कहाँ इफेक्ट कर रही है ये, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब अपन सांस जो लेते हैं उस पर कौन कौन सी डिजीज होती हैं, देखिए अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होती है और एम्फीसीमा हो जाता है इन ह्यूमन बींग्स। ये इसका किस में है, लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है तब भी क्या कर रही है, ये पॉल्यूशन जनरेट कर रही है, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट कर रही है। कैसे, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करके। अब जब हाई कंसंट्रेशन के अंदर होगी तब तो और भी ज़्यादा करेगी ये। तो देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। उसके बाद इसका क्या नेक्स्ट आ जाता है, प्लांट के ऊपर अटैक हो जाता है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट करती है, फिर क्या बना लेती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये क्या करेगी, द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है इनसे, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन से रिएक्शन करती है तब अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगी, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तब क्या बना लेती है, H2SO4। अगर H2SO4 वाटर के साथ मिल गया तो एसिड रेन बना लेगा। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करती हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट गैस आती है आप लोगों की नाइट्रोजन। पहले हम नाइट्रोजन का देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन है एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और N2O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर।
ठीक है, देखिए किस तरीके से इन एन ऑटोमोबाइल्स इंजन, जो ऑटोमोबाइल्स इंजन्स जो होते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रोडक्शन होता है। एट हाई टेम्परेचर व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड, अगर अर्थ पर हाई टेम्परेचर अवेलेबल करवा दिया गया फॉसिल फ्यूल को तो भी क्या जनरेट कर देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट कर देगा। देखिए N2 + O2 कितना टेम्परेचर है, देखिए 1483, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। देखिए 273 + 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको चेंज करेंगे कितना आया 298 केल्विन टेम्परेचर अपना नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है। उससे नॉर्मल रूम के टेम्परेचर से इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर ये क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और ये ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट आयन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वापस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या बना लेगा, नाइट्रेट NO3- विच इज वॉश्ड इनटू सॉइल। अब क्या होगा, ये बारिश हुई जो कि कहाँ पहुँच जाएगा, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर जाएगा तो प्लांट को इफेक्ट करेगा, वेयर इट सर्व एज द फर्टिलाइजर, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का प्रोडक्शन होता है इज फास्टर, क्यों होगा फास्ट, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन, जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या मिल जाएगा, ओजोन मिल जाएगा, तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत फास्टली बनेगा। तो नाइट्रोजन जो ओजोन है वो हमारा कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो मिल रहा था स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर ओजोन था। तो ओजोन अगर उसको मिल गया नाइट्रिक ऑक्साइड को, तब ये क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन होगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, NO2 स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। हार्मफुल इफेक्ट, देखिए इसके पूछे जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट, हाई कंसंट्रेशन के अंदर NO2 क्या क्या करता है वो देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट की लीव्स को क्या कर देगा, ये डैमेज कर देता है NO2। रिटार्डेड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की रेट होती है ना, जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं और हमारा खाना बनाते हैं, तो उसको क्या कर देता है, ये रेट को स्लो कर देता है, उस रेट को रोक देता है, कम कर देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, ये भी क्या कर देता है भैया, रेस्पिरेटरी डिजीज कर देता है, किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। इट इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनके लिए भी कैसा होता है, ये टॉक्सिक होता है। NO2 इज हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर एंड मेटल्स, ये टेक्सटाइल मतलब जो अपने कपड़े होते हैं फाइबर्स, उनको भी क्या कर देता है, इफेक्ट करेगा, और मेटल्स को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो उस मेटल को भी इफेक्ट कर देगा। मेटल जैसे अपने बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेटल्स की होती हैं, अपने गोल्ड यूज़ करते हैं, वो भी सब मेटल है, तो उसके साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब CXHY, जो कि हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन, इनकम्प्लीट कंवर्शन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसका इनकम्प्लीट कन्वर्शन होता है, उससे जनरेट होता है क्या, अपना हाइड्रोकार्बन। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं इसके वो देख लेते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके का कार्सिनोजेनिक होता है, और कार्सिनोजेनिक होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था पिछले चैप्टर के अंदर कि ये क्या जनरेट करेगा, कैंसर जनरेट कर देता है, ठीक है। दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स एंड ट्विग्स। अल्टीमेटली ये प्लांट को भी बहुत बैडली इफेक्ट करता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स, देखिए कार्बन है, कार्बन का फर्स्ट ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, किस तरीके से नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
ये कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है, अगर अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तब तो ये पॉल्यूशन जनरेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये पॉल्यूशन जनरेट कर देता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ अ कलरलेस। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। हाईली पॉइजनस टू लिविंग बीइंग बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन एंड टिश्यूज। देखिए क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में लेकर जाता है और इस तरीके से हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, तो वो क्या कर देगी? हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देगी, ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी उससे, और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी तो अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। इनकम्प्लीट कन्वर्शन ऑफ कार्बन, कैसे प्रोडक्शन होता है इसका? जब हम कार्बन का इनकम्प्लीट कन्वर्शन करवाते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। इट इज़ रिलीज इनटू द एयर, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, वही ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट होते हैं ना, उनसे देखिए सल्फर भी जनरेट हो रही है, नाइट्रोजन भी जनरेट हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स भी जनरेट हो रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट हो रही है। इनकम्प्लीट कन्वर्शन ऑफ कॉयल, ठीक है, कोयला के जलने से, फायरवुड एंड पेट्रोल, इनसे भी क्या जनरेट हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रही है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का जैसे हमने देखा था, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, वही चीज़ है, इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा ये? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, विच इज अबाउट 300 टाइम्स, मतलब 300 गुना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब अपन ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तब क्या होगा? ये जुड़ता है अपना हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है भाई, ठीक है। कितना गुना होता है? 300 टाइम्स। इन ब्लड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज, अगर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर 3 to 4% आ गया, तब क्या होता है? द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटली रिड्यूस। तो ऑक्सीजन के कैरी करने की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तब क्या होगा? अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इससे और क्या होता है, जैसे जब अपना कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है? हेडेक होता है, वीक आई साइट हो जाएंगी, या फिर नर्वसनेस फील होगी, या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इफेक्ट होते हैं। अगर इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, जो कि जैसे मान लो कोई लेडी है वो स्मोकिंग की, जिसको बहुत हैबिट है स्मोकिंग करने की, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल अधिक होगा। इन ब्लड में इंड्यूस प्रीमेच्योर बर्थ, क्या होगा? वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो बेबी है वो कैसे होगा? प्रीमेच्योर बेबी होगा। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और भी क्या हो सकता है? अबॉर्शन भी हो सकता है, और डिफॉर्म्ड बेबीज़, और बेबी के अंदर भी कुछ न कुछ कमी हो सकती है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको स्मोकिंग करने से रोका जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के द्वारा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, जैसे अपना फॉसिल फ्यूल अपन एनर्जी मतलब फायर जनरेट करने के लिए, कई बार सर्दियों में ठंड लग रही होती है तो अपन क्या जलाते हैं? फॉसिल फ्यूल को, तो उससे भी अपना क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वहाँ पर
लाइमस्टोन के द्वारा भी, लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन के द्वारा भी क्या बन रहा होता है अपना, लाइमस्टोन क्या है CaCO3, तो क्या बनेगा CaO + CO2, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। इट इज द एमिटेड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ये कितना प्रेजेंट होता है 0.03, तब तक तो यह नॉर्मल है, अपने एनवायरनमेंट हैंडल कर लेता है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तब इसका क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट में देख लेते हैं, द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। CO2 जो है वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, अपनी CO2 है, N2O है, मैथेन है, ठीक है, ये गैसेस हैं और ये हमारी गैसेस लेस अमाउंट के अंदर हैं अभी एनवायरनमेंट में, मतलब जितना है ज़रूरत है, जैसे 0.03 है, ये भी जितनी ज़रूरत है उतनी है। अब क्या हो रहा है, सन से क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी की रेज आ रही हैं और इनका क्या होगा, अर्थ पर ये आती हैं और अर्थ इनको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जितनी एनर्जी की ये रेज आ रही हैं उतनी ही एनर्जी से ये वापस जा रही हैं, तब तक तो नॉर्मल कंडीशन है, अपनी अर्थ पर कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। लेकिन जब इनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, N2O का लेवल भी इंक्रीज हो गया, साथ में ओजोन भी आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ गया, वाटर वेपर भी आ गई और मीथेन गैसेस भी हो गई। अब इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अब क्या होगा, ठीक है, CO2 के अंदर देख रहे हैं CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जैसे रेडिएशन आ रही है सन से, वो जिस एनर्जी की आ रही हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उस एनर्जी की रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कम एनर्जी की रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ की रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि देखिए E = h न्यू और E = ये आइंस्टीन ने दिया था hc/λ, मतलब जिस लैम्डा की आ रही है रेस उस लैम्डा की वापस नहीं जा रही है, कैसी, मोर लैम्डा की मतलब ज़्यादा लैम्डा की ये जाएगी, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो ज़्यादा लैम्डा वाली वेवलेंथ वाली एनर्जी वाली रेडिएशन वापस जा रही है। तब क्या होगा, यहाँ पर हीट प्रोडक्शन होगा, हीट ज़्यादा होगी। अब हीट ज़्यादा होगी, इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। मैथेन इज produced naturally when vegetation is burnt, digested or rotated in the absence of oxygen। देखिए ये कब जनरेट होती है मैथेन, जब हमारे जो वेजिटेबल्स हैं या फिर वेजिटेशन जो है ना, मतलब जैसे अपनी घास फूस हुई या फिर जो अपने डिसगार्डेड मैटर हुआ उससे भी मैथेन जनरेट होती है। तो इनको अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया जाएगा तब हमारी मैथेन जनरेट होती है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ मैथेन आर रिलीज, लार्ज अमाउंट के अंदर कहाँ पर रिलीज होता है, जैसे पैडी फील्ड्स, जो किसान अपनी फसल वाली जो फील्ड है उसमें, कॉयल माइंस, फ्रॉम रोटेटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाय द फॉसिल फ्यूल, ठीक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर मैथेन जनरेट हो रही है। हम देख रहे हैं कि मैथेन कहाँ से जनरेट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से जनरेट हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ऑल्सो डैमेजिंग द ओजोन लेयर। ये क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ओजोन लेयर डैमेज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज किस पर आएंगी, पृथ्वी पर आएंगी, अपनी अर्थ पर आएंगी, तो अर्थ पर आकर क्या करेंगी, वो ग्लोबल वार्मिंग करेंगी। N2O इज इंक्रीज टू ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ना,
फसलों के लिए, उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ में लेते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट हो, गर्मी होगी तो क्या होगा, देखिए ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज टू द लेवल विच में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। अपने इस तरीके की अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर पोल्स हैं जहाँ पर आइस ही आइस है, ठीक है। अब ये क्या होगी, आइस मेल्ट हो जाएगी। अब जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो अपनी अर्थ है वो कैसी हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आइस लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज ऑल ओवर द अर्थ। मतलब सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा और वहाँ पर लिविंग एरिया कुछ भी नहीं बचेगा। इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज लाइक डेंगू। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब क्या होगा, जो गर्मी में जो जनरेट होते हैं बैक्टीरिया जैसे मच्छर जनरेट होंगे तो डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा और येलो फीवर भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब क्या होता है, येलो फीवर हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस टाइप की इस तरीके की डिजीज़ें हो जाती हैं जब हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एसिड रेन। एक बार मैं आप लोगों को, ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम था तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एसिड रेन के अंदर देखिए क्या हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर ये देखिए बादल हैं, क्लाउड्स, ठीक है, इनके अंदर क्या है, वाटर, ठीक है। अब ये वाटर है, अब यहाँ पर हमारा ये घर है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NO2 से HNO3 बन जाएगा और SO2 से क्या बन जाएगा, H2SO4। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट है, अब जो बारिश हो रही है इसके साथ आ रहा है और इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है, यहाँ पर वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, साथ में यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इफ़ेक्ट करेगा, यहाँ पर बनी हुई इमारतों जैसे अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। अगर वो उसकी बनी हुई है संगमरमर की, मार्बल्स की बनी हुई है तो उनको भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली रेन वाटर हैज़ अ pH ऑफ 5.6, जो अपना नॉर्मल रेंज है pH वाटर की वो कितनी है, 5.6। अब इस pH से कम हो जाएगी pH, जो रेन वाटर है उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो देखिए क्या बनेगा, H2O CO2 के साथ रिएक्ट करेगी तब क्या बना लेगा, या H2CO3, ठीक है। अब ये H2CO3 के पास क्या है, H+ आयन है और HCO3- है। नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं हम, जब हमारा वाटर है और वाटर के अंदर CO2 मिला हुआ है तब इसकी pH 5.6 है, वो H+ आयंस की वजह से है। अब जब हम when the pH of the rain water drops below 5.6, जब इसकी pH 5.6 से कम हो जाएगी तब इसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। अब जब हमारा ये तो नॉर्मल कंडीशन में तो प्रेजेंट होगा ही, देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो प्रेजेंट होगा ही सही, जैसे H2 है अपनी CO2 एनवायरनमेंट के अंदर है ही, ठीक है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, H2CO3 बना रही है जिसकी pH कितनी है, 5.6। लेकिन जब इस pH से कम pH हो जाएगी, जैसे यहाँ पर इस pH से कम pH हो रही है, तब इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड रेन। अब एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। विद द वाटर आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर एसिड रेन। देखिए इस तरीके से ये इफेक्ट कर रही है, देखिए ये रेन है, प्लांट्स को इफेक्ट कर रही है, देखिए, और
ये किसको इफेक्ट कर रही है? एक्वेटिक लाइफ को। ये वाटर बॉडीज हैं उनको भी इफेक्ट कर रही है। साथ में ये एसिड स्नो के फॉर्म में भी आती है ये, तो उसको भी इफेक्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से जनरेट हो रही है, वो चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का ताजमहल। ये कि बहुत ही फेमस है, आप लोगों की बुक में दिया हुआ था कि ये एसिड रेन से किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। देखिए पहले ऐसा था, बाद में जब एसिड रेन हुई है उसके बाद इसकी हालत ये हो गई है। तो देखिए द ताजमहल इन इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एसिड रेन CaCO3। अब इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है वो देख लीजिए, क्योंकि कई बार रिएक्शन से क्वेश्चन बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो क्या बना रहा है? कैल्शियम सल्फेट, H2O और CO2। ये बनने की वजह से इसका कलर चेंज हो रहा है। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, बताया था ना अभी, एग्रीकल्चर के लिए भी हार्मफुल है, ट्रीज के लिए, प्लांट के लिए, पूरी फसल खराब हो जाती है। इट डिजॉल्व एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। इस तरीके से ये एसिड रेन प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा गैसेस का एटमॉस्फेयर पर किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के द्वारा किस तरीके से गैसेस जनरेट किए जा रहे हैं और वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं अपने एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे पार्टिकुलेट कैसे इफेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।